हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेवनली स्पिरिचुअल रूट कल्टीवेटर का अब सेकंड सीजन आ चुका है। चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हमारे मेन लीड फिंगमी की ये कहानी है जो कि कल्टीवेशन की एक ऐसी जर्नी पे निकल पड़ता है। इस जर्नी में उसे ऐसे यूनिक ट्रेजर्स मिलते हैं जिससे वो काफी पावरफुल होता जाता है और कल्टीवेशन की असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फिंगमी एक स्पिरिचुअल स्पेस चैनल में चला जाता है जो कि एक अलग ही रिल्म है लेकिन बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह है। अब फिंगमी को इस रिल्म से निकलने के लिए उन 3 पवित्र पेड़ों में से एक के यंग नरिशिंग वुड की तलाश है और इस नरिशिंग वुड को वो हासिल कर भी लेता है जिसमें इसकी मदद सियार करती है। लेकिन अब सियार काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन वो एक सेफ प्लेस पे जाते हुए कहती है कि वो वुशान सिटी के ग्रीन वैली में फिंगमी का इंतजार करेगी। अब आगे यहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि स्नो वॉक्स अलायंस की वो जो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर होती है जिसके बॉयफ्रेंड को फिंगमी ने पहले सीजन में मार डाला था और वो इसी बात से फिंगमी से बदला लेना चाहती है। लेकिन जिस नरिशिंग वुड के पीछे ये लोग पड़े होते हैं, अब उसी नरिशिंग वुड की कहानी ये है कि वो लोग उसका यूज करके स्नो वॉक्स फेरी को ह्यूमन वर्ल्ड में लाना चाहते हैं। लेकिन ये नरिशिंग वुड तो अब सियार के पास है और सियार का पता सिर्फ फिंगमी ही जानता है। इसीलिए वो जो एल्केमी मास्टर होती है अब उसके जो स्नो फॉक्स देवता होते हैं उनसे नाराज थे क्योंकि स्नो फॉक्स के प्लान को पूरी तरह से फिंगमी ने इंटरप्ट कर दिया था। इसीलिए वो अब चिंता में होती है कि स्नो फॉक्स अलायंस के जो गॉड है इन लोगों को पनिश करेंगे। इसीलिए वो अपने सारे बंदों को गैदर करती है और फिंगमी का पीछा करने के लिए ब्लू वैली में भेज देती है ताकि वो किसी भी हाल में उस यिन नरिशिंग वुड को ला सके। आगे वो अपने आप से ये कहती है कि फिंगमी बस तुम मेरा इंतजार करो कि कैसे मैं तुम्हारे हाथों से उस यिन नरिशिंग वुड को लूंगी और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी वुशान सिटी के ग्रीन वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे सियार जा रही होती है, लेकिन वो अब भी बहुत ही ज्यादा घायल थी और सभी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उसी के पास ही ये नरिशिंग वुड होता है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही होती है ताकि अपनी इंजरीज को हील कर सके। अब आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके देखती है कि उस वैली में एक ऐसी जगह है उस जंगल के पार जहाँ पे वो अपने आप को सेफ रख सकती है। लेकिन वहाँ पे पहले से ही किसी के होने का उसे अंदेशा होता है जिसे देख के वो उसे कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब यहाँ पे सियार ने किसे देखा होता है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे वो फिंगमी के स्पिरिचुअल बीस्ट से कहती है कि वो उसी वैली के एकदम डीप फॉरेस्ट में उसे ले जाए, लेकिन उस वैली के बाहर ही एक इनविजिबल फॉर्मेशन बना होता है जिसे तोड़ने के लिए सियार अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है। अब उसे क्या ही पता होता है कि वो इसे तोड़ करके किसी फॉरबिडन एरिया में इंटर करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो उस इनविजिबल बैरियर को तोड़ती है सियार तो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जाने अनजाने में वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी आजाद कर देती है जो कि अब तक उस वैली में कैद थे। इसी दौरान सियार का जो रुमाल होता है वो वहीं गिर जाता है। अब आगे इसी फिनोमिना को कुछ लोग देख लेते हैं दूर से कि किस तरह से उस फॉरबिडन वैली से तरह तरह के मॉन्स्टर्स अब रिलीज हो चुके हैं और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगले सीन में वो बंदा जिसने ये सब कुछ देखा था वो अपने सेक्ट के लीडर को ये सारी बात जाकर के बता रहा होता है जो कि वहाँ पे पहाड़ों पर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को पिक करने के लिए गया था। अब वो सेक्ट लीडर इन्हीं मेडिसिनल हर्ब्स को उस बंदे से खरीद रहा होता है जो कि मैजिकल हर्ब्स होते हैं जो हर तरह की पॉइजन को अवॉइड करते हैं। कि तभी एक बंदा वहाँ पे दौड़ते हांफते पहुँचता है और सेक्ट लीडर को बताता है कि फॉरबिडन एरिया में टॉक्सिक फॉग रिलीज होने के साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी अब आ गए हैं। वहाँ पे एक बहुत खतरनाक पॉइजनस धुंध है जिसने हमारे सभी आदमियों को मार डाला है और केवल वहाँ से मैं और मेरा एक साथी बच करके आए हैं क्योंकि सिर्फ हम ही दोनों ही थे जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे थे। इसीलिए हम दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वहाँ से भाग आए, लेकिन हमारे पीछे जो रह गए हैं बैड न्यूज ये है कि वो अब तक बचे नहीं होंगे। अब ये खबर सुन करके सेक्ट लीडर कुछ और चीज के बारे में ही सोचने लगता है कि अगर उस फॉरबिडन वैली में इतने सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं तो इसका यही कारण है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे जो कि हिडन होंगे। लेकिन अभी उसके पास इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है कि वो सारे हिडन ट्रेजर्स को उस फॉरबिडन वैली से निकाल सके। इसीलिए वो अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर देता है कि वो 2 टीम्स की ट्रुप्स बनाएं। एक टीम को वो ये ऑर्डर देता है कि वो इन स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करके एक ऐसा एलिक्सर बनाए जो कि पॉइजन को अवॉइड कर सके, और दूसरी टीम को वो उसी फॉरबिडन एरिया में भेजता है जो बाकी के दूसरे सेक्ट वालों को इसकी सूचना पहुंचा दे कि फॉरबिडन वैली में किस तरह के हिडन ट्रेजर्स अपीयर हुए हैं।
जो भी कल्टीवेटर इंटरेस्टेड है वो उस फॉरबिडन लैंड के बायो वैली में आ सकते हैं, जो कि अब ओपन हो चुका है। और हमारा ये क्लैन उन सब का सिंसियरली स्वागत करेगा ताकि वो वहाँ के मॉन्स्टर को किल कर सके और वहाँ पे पाए जाने वाले हजारों ट्रेजर्स को हंट कर सके, वो भी साथ में। अब पूरे इलाके में इस खबर को फैला दिया जाता है, इसीलिए हर अलग अलग तरह के सेक्ट के जो मॉन्क्स और कल्टीवेटर होते हैं वो उस बायो वैली के करीब पहुंच रहे होते हैं कि इतने में हमारे मेन लीड फेंगमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फीनिक्स पे सवार था। और सियार ने जिस जगह पे उसे मिलने को कहा था वो अब उसी ग्रीन वैली में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे सियार वहाँ पे नजर नहीं आती कि तभी वो ये देख लेता है कि किसी बायो वैली में बहुत सारे कल्टीवेटर्स तेजी से उस जगह पे पहुंच रहे हैं। आगे वो अपने रेड फॉक्स को ये ऑर्डर देता है कि वो आसपास के एरिया में जा करके सियार की छानबीन करे और उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे आकर के बताए। तब तक वो उस वैली में जा करके देखेगा कि वहाँ इतने सारे कल्टीवेटर्स आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं। अब आगे फेंगमी उसी वैली की तरफ पहुंचता है, जहां पे पहुंचने पर उसे पता चलता है जहां पे क्लैन के लीडर ने बाकी सभी सेक्ट वालों को ये समन करवाया था कि यहाँ इस बायो वैली में वो आ करके मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं और ढेर सारे ट्रेजर्स को पा सकते हैं। लेकिन जब सभी अलग अलग सेक्ट के कल्टीवेटर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ये पाते हैं कि किसी ने पहले से ही उस वैली को ब्लॉक कर रखा है। सारे ट्रेजर्स को वो अकेला ही हथियाना चाहता है और उन लोगों ने इतनी दादागिरी यहाँ पे कर ली है कि जो भी उस फॉरबिडन वैली में इंटर करना चाहता है वो तो किसी को इंटर करने नहीं देते, और इंटर करने भी दे रहे हैं तो वो इसकी एंट्रेंस फीस से 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की डिमांड कर रहे हैं। और जो अफोर्ड कर पा रहा है वो तो 10,000 स्पिरिट स्टोन दे करके उस फॉरबिडन वैली के अंदर चला जा रहा है, लेकिन वो जो इतनी रकम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उनसे फाइट करने के लिए कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कई सारे कल्टीवेटर्स इसी तरह से मार खा के वहाँ पे पिटे बैठे होते हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी उनसे काफी ज्यादा बहादुरी के साथ फाइट कर रहा होता है। और देखने से हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास अच्छी खासी शॉर्ट स्किल है, जिससे वो उस दूसरे बंदे को जिसने अपने यहाँ धौंस जमा रखी है उसे हरा ही देगा। लेकिन कहते हैं ना कि चीटिंग करने वाले कभी भी चीटिंग करने से बाज नहीं आते। उस बंदे का एक और भाई होता है जो कि अपने छोटे भाई से कह रहा होता है कि अगर तुम इस पहलवान से फाइट नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊं, क्योंकि देखने से तो यही लगता है कि ये बंदा है तो देखने में पहलवान टाइप का लेकिन थोड़ा सा स्टूपिड है। जिस पर उसका भाई ये जवाब देता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बेवकूफ से अकेले ही निपट लूंगा। फेंगमी इनकी फाइट को दूर से देख रहा होता है और ये सारा मामला समझ जाता है कि आखिर इस बायो वैली में इतने सारे मॉन्क्स और कल्टीवेटर्स क्यों गैदर हुए हैं, और उसे लग रहा होता है कि कहीं ये लोग उसी स्नो फॉक्स अलायंस से तो नहीं जुड़े हुए हैं। कि तभी फेंगमी का रेड फॉक्स उसके पास आता है और उसे सियार का वही रुमाल देता है। आगे फेंगमी उसे सियार के बारे में पूछता है तो वो नाम में सर हिलाता है, जिससे फेंगमी यहाँ समझ जाता है कि भले ही अभी वो सियार को नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन यहाँ पे उसका रुमाल मिलना यही अंदेशा करता है कि वो सही ट्रैक पे है और वो यहीं कहीं आसपास के इलाके में ही होगी। और इसी बात का पता लगाने के लिए कि कहीं सियार उस बायो वैली के अंदर तो नहीं है, वो इस बायो वैली के अंदर जाने का सोचता है। लेकिन उस बायो वैली में जाने से पहले वहाँ पे जो दादागिरी या धांधली चल रही होती है उसे पहले रोकना जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले फेंगमी वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो फाइट हो रही थी, क्योंकि अभी फेंगमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सियार को बचाना है, क्योंकि उसी की वजह से ही सियार यहाँ पे इंजर्ड हुई है और उसी के पास वो ये नरिशिंग वुड है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ फेंगमी अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकता है। आगे हमें वापस से उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो पहलवान टाइप वाला बंदा जो होता है वो उस यंग ब्रदर पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अपने ब्रदर को इस तरह से हारता देख उसका जो दूसरा भाई होता है वो उस पहलवान पे पीछे से अटैक करने वाला होता है कि यहाँ फेंगमी आ जाता है, जो कि अपने ऊपर एक इनविजिबल तलिस्मान लगाए होता है जिससे उसे कोई देख नहीं पाता। अब यहाँ पे फेंगमी उस बंदे पे अटैक करता है जो कि पीछे से वॉर करने जा रहा था और उससे कहता है कि क्या तुम कल्टीवेशन के नियमों को भूल गए हो कि अगर तुम्हें सामने से फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो इस तरह से तुम स्नीक अटैक नहीं कर सकते, यानी कि पीछे से छुप के वॉर नहीं कर सकते। और यहीं पे ही सीजन 2 का ये पहला एपिसोड फिनिश होता है। सो गाइज, हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें है। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर है जिन लोगों ने इसके पिछले सीजन को नहीं देखा है उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगी, और सीजन 1 की कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। सो जल्द से जल्द जाइए और इसे देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल की अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर और हिट सीरीज रही है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है
अब एक पहलवान टाइप का बंदा उनसे भिड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, जिसकी मदद यहाँ पे फेंगमी आके करता है। वो उसी बंदे को यहाँ पे मारता है जो कि उसी पहलवान वाले बंदे पे धोखे से अटैक करने वाला था, और फिर उसे सिखा रहा होता है कि ये तो बिल्कुल कल्टीवेशन के नियमों के खिलाफ है। तुम अगर किसी से सामने से फाइट नहीं कर सकते तो उस पे पीछे से स्नीक अटैक भी नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से वर्जित है और कल्टीवेशन के रूल्स के खिलाफ है। जिस पे वो दोनों भाई यहाँ फेंगमी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें कल्टीवेशन के रूल्स समझाने वाले? हम कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते और हिम्मत है तो हमसे फाइट करके दिखाओ। अब जैसा कि हम फेंगमी की कैरेक्टर को सीजन 1 से ही जानते हैं कि अगर कोई इसे ललकारता है तो वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। अब आगे फेंगमी अपने स्पिरिचुअल शॉट को समन करता है और उन दोनों भाइयों द्वारा किए जा रहे बारी बारी अटैक्स का जवाब देता है। अब आगे वे दोनों अपने शॉट से फेंगमी पे लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन फेंगमी आसानी से उनके हर एक अटैक्स को डॉज करता है। आगे फेंगमी उनसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों में कुछ तो ऐसी पावर होगी जिसके बलबूते पे तुम यहाँ पे इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम दोनों तो मेरे 2 मूव्स में ही पीछे हट गए। अब इस पे तो उन दोनों भाइयों को आता है बड़ा गुस्सा और वो फेंगमी को मजा चखाने के लिए अपनी स्पेशल स्किल का यूज करने का सोचते हैं। और उनकी जो स्पेशल स्किल होती है वो थाउजेंड्स ऑफ थंडर की होती है, जिसका वे लोग यूज करते हैं और वहाँ पे हजारों थंडर लाइट्स जनरेट हो जाती हैं। और देखते ही देखते उस थंडर लाइट में से एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक बाहर निकलता है जो कि फेंगमी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इसे देखते हुए वो जो पहलवान बंदा जिसकी अभी अभी फेंगमी ने मदद की थी उस जायंट स्नेक पे तो अटैक करता है, लेकिन ये अटैक उस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करता और वो बंदा नीचे गिर जाता है। जिसपे वो दोनों भाई हंसने लगते हैं और उस बंदे से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी जो वर्स्ट पावर है वो हमारी इस थंडर टेक्निक के सामने जरा बराबर भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो बिल्कुल कचरा है कचरा। अब आगे फेंगमी से इन दोनों की बकवास सुनी नहीं जाती और वो अपना सबसे पावरफुल तलिस्मान निकालता है जो कि वही सन शूटिंग तलिस्मान है। इसे जैसे ही फेंगमी रिलीज करता है उससे एक स्पेशल बो एंड एरो निकलती है। अब आगे ही फेंगमी बड़ी ही शांत स्वभाव से उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है। जिसपे वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि लगता है कि इसने हमारी एबिलिटीज को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है और इसे लगता है कि ये अपने तीर कमान से हमारी इस थंडर लाइटनिंग को हरा देगा, क्योंकि इतने सालों में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने हमारी इस नैन यिंग के अलाइव फॉर्मेशन को मात दे दी हो। अब ये दोनों भाई ना यहाँ पे अपनी खूब बड़ाई करते हैं और फेंगमी से कहते हैं कि आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ हमारे इस फॉर्मेशन में आके, और हमारी इस फॉर्मेशन में तुम्हारा मरना तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। जिसमें फेंगमी उनसे कहता है कि क्या सच में तुम लोग बहुत ही बातें करते हो। अब आगे वो अपने सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है और एक हिट करते हुए उनसे कहता है कि आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल पावर क्या होती है। अब जैसे ही वो एरो रिलीज होती है उससे एक बहुत बड़ी फीनिक्स बर्ड रिलीज होती है जो कि उनके जायंट स्नेक को पूरी तरह से निगल लेती है। यानी कि उन दोनों भाइयों का ये 1000 थंडर वाला फॉर्मेशन जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे इन दोनों भाइयों ने इस तरह के तलिस्मान की पावर को अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि वो अब यहाँ फेंगमी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। आगे वो बाकी के सभी कल्टीवेटर्स जिन्होंने अभी अभी इन दोनों भाइयों से इतनी सारा मार खाई थी वे सभी फेंगमी के पीछे खड़े हो जाते हैं और उन दोनों पे दबाव बनाने लगते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस बायु वैली में इंटर करने देती हो कि नहीं, और तुम लोगों ने ये जो दादागिरी करके अपने द्वारा ये बैरियर लगाया है इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ। अब आगे इन दोनों भाइयों को इनकी बातें माननी ही पड़ती हैं और वो उस बैरियर को हटा ही देते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम सभी इसके अंदर जाकर के मरना ही चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन याद रखना कि एक बार अंदर चले गए तो अंदर मौत का खूंखार खेल चल रहा है, वहाँ से बच करके कभी वापस आ पाओगे कि नहीं, ये सोच कर अपनी जिम्मेदारी से ही अंदर जाना। जिसपे सभी ये कहते हुए कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कल्टीवेटर्स उस बायु वैली के अंदर इंटर कर जाते हैं, लेकिन 3 कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। जिसपे वो दोनों भाई पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सभी क्यों नहीं गए। जिसपे वे तीनों उससे कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने अभी जो हम दोनों को इतना ज्यादा पीटा है उसका पहले बदला तो लेने दो। और यहाँ पे होना क्या था, ये तीनों कल्टीवेटर उन दोनों बंदों पे टूट पड़ते हैं। अब आगे हमें उसी बायु वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगमी भी आ चुका था और अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके वो ये पता लगा लेता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जो कि इंसानों के खून के प्यासे है। अगर थोड़ा सा भी कदम को नहीं संभल करके चला गया तो यहाँ पे मौत पक्की है, क्योंकि इस सीक्रेट रिल में जिंदा रह पाना इतना आसान काम नहीं होगा।
इसीलिए फेंगमी यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है इस बात का पता लगाएगा और ये मॉन्स्टर्स कैसे अटैक करते हैं इनके पैटर्न को जाने का। आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके ये देख रहा होता है कि कैसे कल्टिवेटर्स को वो मॉन्स्टर्स घेर करके हमला कर रहे होते हैं। लेकिन इस बायो वैली में आने का उसका ये मकसद नहीं था कि यहाँ के ट्रेजर्स को वो ढूंढे। यहाँ तो फेंगमी इसलिए आया है ताकि वो सियार को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके सियार का भी पता ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहाँ पे एक अदृश्य दीवार होती है जिसके थ्रू यहाँ फेंगमी नहीं देख पा रहा था। साथ ही उस वैली के अंदर बहुत सारी पॉइजनस धुंध भी फैली होती है, जिसके कारण फेंगमी अपनी डिवाइन कॉन्सिक्वेशंस का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तभी फेंगमी को कोई आवाज देता है और ये वही बंदा होता है जिसकी फेंगमी ने मदद की होती है। ये फेंगमी को बिग ब्रदर कहता है और अपना परिचय देते हुए बताता है कि इसका नाम जुआन है। आगे फेंगमी को वो थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि फेंगमी ने उसे उस स्नेक अटैक से जो बचाया था। फेंगमी उसे ये कहते हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी ट्रेजर हंटिंग के लिए आए हो, तो क्यों ना तुम जा करके वो काम करो ना कि यहाँ पे मेरे साथ टाइम पास करो, क्योंकि मुझे कई और भी इम्पोर्टेंट काम है जो करने हैं। जिसपे जुआन सही में एक स्टूपिड टाइप का बंदा है। वो यहाँ फेंगमी से कहता है कि उसे आगे जाने में डर लग रहा है और वो एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर काट के खड़ा है। आगे वो बड़ी संकोच से फेंगमी से कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ ही चले, क्योंकि आगे जाने में उसे उन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और फेंगमी इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उसके साथ रहेगा तो अपने आप को सेफ रख पाएगा। अब आगे वो अपनी तलवारबाजी की भी तारीफें करने लगता है, ये कहते हुए कि हालांकि मेरी तलवारबाजी अच्छी है लेकिन ये तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रख लो। और फेंगमी उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो 1 सेकंड में आगे चला जाता है। लेकिन जुआन उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पे फेंगमी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे, देखते हैं कि तुम मेरी स्पीड को मैच कर पाते हो कि नहीं। अब आगे फेंगमी बिजली की तेजी से उस जंगल को पार करने लगता है। इधर जुआन भी पीछे नहीं रखता, ऑल्दो वो फेंगमी जितना तो पावरफुल नहीं है, लेकिन तेजी से दौड़ते हुए वो फेंगमी के साथ साथ ही चल रहा होता है। फेंगमी भी अब इसकी स्पिरिट को देख करके हैरान रह जाता है कि वाकई में इस बंदे में कुछ न कुछ दम तो जरूर है। आगे फेंगमी इसकी इस टैलेंट को देख करके सोचता है कि हालांकि इसमें दिमाग की तो कमी है, लेकिन फिर भी जब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसे मैं अपने साथ ले लेता हूँ, कहीं न कहीं ये यूजफुल तो जरूर ही होगा। कि तभी फेंगमी को किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है और उसे लगता है कि ये सियार होगी, इसलिए वो आवाज के पीछे जाने लगता है। अब आगे युआन भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है, इसलिए बड़ी सारी बकबक करना शुरू कर देता है। फेंगमी उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहता, इसलिए फेंगमी अब एक तिलिस्मान का यूज करता है ताकि उसे शट अप करवा सके। अब आगे जिस लड़की की उसने आवाज सुनी होती है वो एक बड़े से रॉक बीस्ट से फाइट कर रही होती है। अब वो बीस्ट लगातार आग उगल रहा होता है और उस लड़की पे अटैक कर रहा होता है, जिसे वो लड़की डॉज कर लेती है और उस पे भी अटैक करती है। अब उस लड़की के स्पिरिचुअल पावर को देख करके यहाँ फेंगमी भी हैरान रह जाता है। अब आगे वो लड़की अपने भाले का यूज करती है और उस रॉक मॉन्स्टर पे एक ऐसा अटैक करती है जिससे उसे शॉक लगने लगते हैं, जिसपे उस रॉक मॉन्स्टर को अंदर से कोई बंदा मैनिपुलेट कर रहा होता है। आगे वो रॉक मॉन्स्टर उस लड़की से कहता है कि मुझे मेरे मास्टर हायू कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े मॉन्क है और दोनों ने तुम जैसे कई कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया है, इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा करके रखो ताकि बाद में मैं उसे डिफोर कर पाऊँ। अब आगे वो एक जोरदार दहाड़ के साथ उस लड़की को डराने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे दृढ़ खड़ी रहती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश हो जाता है। आगे के एपिसोड्स काफी रोमांचित होने वाले हैं, तो गाइज इसे हमारे चैनल पे देखना ना भूलें। और हाँ, आपसे जाते हुए एक और रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आप लोगों को ये सीरीज और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कर दें। लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है गाइस, लेकिन यकीन मानिए ये हमें काफी सपोर्ट देता है।